of software engineering. So let's start. So unit 2, the first question is, what do you mean by software project management? Explain its 4 P's. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है और उसकी 4 P's के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है तो हमें बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिव लेबर की नीड होती है। लेबर मीन्स जो भी हमें डेवलपमेंट टीम चाहिए, ठीक है, डिबगर या फिर डिजाइनर, ठीक है, ये जो पर्सन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ये सारे उसमें आ रहे हैं, उस एक्टिविटी में इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज हाईली लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी। लार्ज सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हंड्रेड ऑफ पीपल, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बहुत सारा स्पैन ऑफ टाइम इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, तभी हमारा प्रोजेक्ट जाके सक्सेसफुली क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर हमें अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बनाना है तो इसीलिए ये कंपल्सरी हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टाफ है वो क्या हो, अच्छा हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, फेलियर। ओके, फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट द competent management and technical staff are both essential. Lack of anyone, मतलब किसी का भी लैक, कोई भी अगर अच्छा नहीं है या फिर कोई भी प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर का फेलियर अकर हो सकता है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, और वो 3 फेजेस कौन से हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग। देन प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग और कंट्रोल की वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, और लास्ट में क्या करते हैं, अगर प्रोजेक्ट बन गया तो उसको ऑलरेडी स्टडीड इन द एसडीएलसी में हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है, ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है, क्या पहले तो प्रोजेक्ट्स को देखना, ठीक है, कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेम चीज हमें मतलब प्लान करनी है कि ये रिक्वायरमेंट्स उसके चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें फंक्शनिंग ऐड करनी है, ठीक है, और कैसे कैसे हम फेजेस चलाएंगे या कैसे कैसे प्रोसेस चलेगी, ये सब इसमें आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग में। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट मस्ट बी परफॉर्म बिफोर द डेवलपमेंट। मतलब प्लानिंग में वो सारी एक्टिविटी आ रही है जो डेवलपमेंट वर्क से पहले परफॉर्म हो रही है, ठीक है। इफ द प्लानिंग इज डन प्रॉपर्ली, अगर हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा बनेगा लास्ट में जाके। हमारी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं होगी सो हमें फेल कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये क्या है, इसका सेकंड फेज है। सो वंस द प्लान इज रेडी, एक बार जब प्लान हमारा रेडी हो चुका है, डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं कि जो प्लान है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड या अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, मतलब जो हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, क्या वो हाई क्वालिटी का है, ठीक है, क्या वो कॉस्ट के अंदर चल रहा है, ठीक है, क्या वो शेड्यूल्ड है, मतलब जितने स्पैन ऑफ टाइम में कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट मांगा है क्या वो जब तक कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। सो इट इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट, क्वालिटी एंड शेड्यूल आर गोइंग टू बी अचीव्ड। क्या एट लास्ट जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्या हमें ये तीनों चीजें मिलेंगी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होगा, शेड्यूल टाइम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं, क्या प्लान सही फॉलो हो रहा है या नहीं। सो मॉनिटरिंग और कंट्रोल में हम ये सारी चीजें देखते हैं। लास्ट स्टेप है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का, वो क्या है, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, अब देखो प्लानिंग कर ली, ठीक है, मॉनिटरिंग और कंट्रोल हो गया, अब उसके बाद क्या करते हैं, टेस्टिंग और मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज के बाद क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट टर्मिनेट, मींस हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। सो दिस इज द लास्ट फेज, दैट इज प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। ये तो था मैनेजमेंट के बारे में कि वो होता क्या है, बट ये क्वेश्चन कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ कुछ ना कुछ इंक्लूड होके आता है या फिर ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, सो अगर इसके साथ 4 पीज आते हैं तो आपको 4 पी के बारे में एक्सप्लेन करना है जो बहुत नेसेसरी है और इम्पोर्टेंट भी है। सो फॉर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए
there is very important concept that we should all know in software project planning. So वो important concept कौन सा है? वो है 4P. So first P हमारा क्या है? Product, second process, third people, and fourth one is project. Okay. So this is the diagram. 4 P's in software planning: product, process, people and project. Okay. तो सबसे फर्स्ट है कर रहे हैं हम people. तो people क्या है? मीन्स अभी हमने पीछे पढ़ा कितने people जो भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, जो भी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे क्या हम अपना सॉफ्टवेयर बना पाएंगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. इफ ए प्रॉपर बिल्डिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, a well-managed team with clear-cut roles will lead to success of the product. मतलब अगर हमारा सॉफ्टवेयर हमें प्रॉपर बनाना है तो हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर टीम चाहिए. ठीक है. जिसके मतलब विद क्लियर कट रोल्स, जिनके रोल्स उनको क्लियर हो, उनको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या क्या परफॉर्म करना है. कौन डिजाइनर का काम कर रहा है, कौन डिबगर का काम कर रहा है. ठीक है. वी नीड टू हैव अ गुड टीम टू सेव अवर टाइम. अगर हमारी टीम अच्छी होगी, एक्सपीरियंस होगी, तो हमारा काम क्या होगा? जल्दी होगा. ठीक है. टाइम सेव होगा तो कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगी. ठीक है. कॉस्ट किस सेंस में ज्यादा नहीं लगेगी? जब वो पर्सन ज्यादा टाइम तक काम करेंगे तो उनकी सैलरी भी ज्यादा होगी. ठीक है. तो उस वे से भी हमारी कॉस्ट बच रही है. अगर टाइम बच रहा है तो कॉस्ट भी बच रही है और पर्सन्स के एफर्ट भी बच रही है. ओके. सम असाइन रोल इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में तो कुछ रोल्स हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्लियर कट रोल्स, उनको अपने रोल्स क्लियर होने चाहिए. तो वो रोल्स क्या क्या हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में? प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम लीडर है, स्टेक होल्डर है, एनालिस्ट है या फिर और कोई IT प्रोफेशनल है. ठीक है. मैनेजिंग पीपल सक्सेसफुली इज अ ट्रिकी प्रोसेस which a good project manager can do. इन सब लोगों से काम करवाना किसकी जिम्मेवारी है? प्रोजेक्ट मैनेजर की. अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा प्रोजेक्ट कभी भी समय पे कंप्लीट नहीं हो सकता. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है. ओके. सेकंड है हमारा प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? इट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोडक्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, उसका प्रोडक्ट क्या निकल के आया, कैसा सॉफ्टवेयर हमारा बना है. ठीक है. द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर शुड क्लियरली डिफाइन द प्रोडक्ट स्कोप टू इंश्योर ए सक्सेसफुल रिजल्ट. ठीक है. प्रोडक्ट का स्कोप क्या है आगे? ठीक है. टू इंश्योर ए सक्सेसफुल रिजल्ट, ताकि हमारा रिजल्ट क्या है? प्रॉपर निकल के आए. कंट्रोल द टीम मेंबर्स. ये सब कौन करेगा? टीम मेंबर्स को कंट्रोल करेगा. टेक्निकल अगर कोई भी हर्डल आ रहा है, ठीक है, तो उसको सॉल्व आउट करेगा. अगर कोई भी पर्सन इनसे काम नहीं कर रहा तो वो उसको क्या कर सकता है? एनकाउंटर कर सकता है. तो ये इसमें आता है प्रोडक्ट में. अगर वो ये सब चीजें नहीं करता है तो हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा. इट शुड लेट बी अ फेलियर. ओके. सो थर्ड वन है हमारे पास प्रोसेस. इन एवरी प्लानिंग, हर एक प्लानिंग में क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस. मतलब प्रोसेस मीन्स कौन कौन सी प्रोसेस उस सॉफ्टवेयर को बनाने में इंक्लूड हो रही है. तो हर एक प्लानिंग में अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हमें कहते हैं पहले ये स्टेप आएगा, देन ये करना है, फिर हमें ये करना है. तो ये सब हम लेके चलते हैं प्लानिंग फेज के अंदर. क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस इज द की टू सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट. अगर हमारे पास प्रोसेसेस क्लियरली डिफाइंड होंगी, उसी को फॉलो करते हुए हम टाइमली चलेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा ही होगा. It regulates how team will go about its development in the respective period. मतलब इतने पीरियड के अंदर कैसे वो टीम डेवलपमेंट करेगी. ठीक है. The process has several steps. तो प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है या ऑलरेडी. ओके. डॉक्यूमेंटेशन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज और डेप्लॉयमेंट फेज. लास्ट वन है प्रोजेक्ट. ठीक है. लास्ट एंड फाइनल पी इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज प्रोजेक्ट इटसेल्फ. ओके. It can also be considered as ये क्या है? एक ब्लूप्रिंट है प्रोसेस का. ठीक है. हम प्रोजेक्ट बना क्या रहे हैं. इन दिस फेज प्रोजेक्ट मैनेजर प्लेज ए क्रिटिकल रोल. सो जितना भी कंसेप्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? प्रोजेक्ट मैनेजर का है. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गाइड टीम मेंबर्स. वो टीम मेंबर को गाइड करेगा, तभी हमारा जो है प्रोजेक्ट का टारगेट अचीव हो पाएगा और तभी जो है हमारे सक्सेसफुल होगा प्रोजेक्ट. तभी हम उसके ऑब्जेक्टिव को प्रोजेक्ट के
और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। चेकिंग ऑन कॉस्ट, और वो ये साथ साथ ये भी चेक करता है कि कॉस्ट प्रॉपर चल रही है, मीन्स ज्यादा तो नहीं आ रही है, बजट चेक करता है, टाइमिंग चेक करता है, मीन्स हर चीज ट्रैक पे चल रही है या नहीं चल रही। उसकी जो टीम है उनको डेडलाइंस देना कि ये काम मुझे इतने टाइम तक नहीं कंप्लीट होना चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो ये सब काम किसका है? प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये थे हमारे 4 P's, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। जरूरी नहीं है कि ये 4 P's सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के साथ आए, ये ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इट्स 4 P's। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग अभी हमने पढ़ा, नीड्स एटमोस्ट केयर एंड अटेंशन। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं हो गई, अगर हमारा शेड्यूल मीन्स अगर प्लान हमारा इफेक्टिव नहीं होगा तो हमारे क्या हो सकता है? शेड्यूल स्लिपेज हो सकता है, मतलब टाइमिंग लेट हो सकती है, कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, क्वालिटी पुअर हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें अच्छा सॉफ्टवेयर बना के नहीं देगा। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं किसको? मैनेजर को, टू मेक द रीजनेबल एस्टिमेट टू रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग और शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर बनना चाहिए। ओके, these estimates are made within a limited time period। और ये जो प्लानिंग है या फिर जो एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं प्लानिंग के टाइम पे, ये कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है प्लानिंग के लिए भी, ठीक है। ये कब मिलता है टाइम पीरियड? सिंपल सी बात है, प्लानिंग हम कब करते हैं? बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले, ठीक है। एंड शुड बी अपडेटेड रेगुलरली, और इसको अपडेट करते हैं कि रेगुलरली कि हमने यहाँ तक कर लिया, ये फेस कर लिया, ये फेस कर लिया। प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टेप वाइज चलते हैं एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस हो रही है उस वैसे वैसे हम इसको क्या कर रहे हैं? प्लानिंग को अपडेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है द मेन एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग। तो मेन एक्टिविटीज क्या है यहाँ पे? तो इसके मेन एक्टिविटीज है यहाँ सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट प्लान शेड्यूलिंग और टीम स्ट्रक्चर। ये इसकी 3 मेन एक्टिविटीज है। अगर वो तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेना, मार्क्स कम है तो इसको एक्सप्लेन करो। अगर क्वेश्चन में एक्टिविटीज पूछ रखी है तो एक्टिविटीज को भी एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगर 16 मार्क्स में आ रखा है तो पूरा सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन में कोकोमो भी एक्सप्लेन कर दो। अगर कम में आ रखा है तो सिंपल पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के हमारे गोल्स क्या है? टू लुक इनटू द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट, कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या स्कोप, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज दैट नीड्स टू बी परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ये एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बनाने के लिए। प्लान द शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज, टाइम प्लान करके चलना उनका, उन एक्टिविटीज का। प्लान द रिसोर्स एलोकेशन, क्या उन सब प्रोसेसेस के लिए जो हमने परफॉर्म करनी है रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए भी प्लानिंग करके चलो। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है? सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर रखी है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स टू यू। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हो, इट इज नेसेसरी टू नो हाउ मच इट विल कॉस्ट। ये हमें पता होना चाहिए स्टार्टिंग में कि इसकी कॉस्ट कितनी जाने वाली है, तभी तो आप कस्टमर से उतने ही पैसे ले पाओगे, ठीक है। ऐसा है कि आपने उनको कम बता दिया, बाद में आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, सो आपको सॉफ्टवेयर बनाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड हाउ मच डेवलपमेंट टाइम इट टेक, मीन्स कितने टाइम में आप उसको बना के दे रहे हो, ठीक है। उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको तब चाहिए। These estimates are needed, और ये सब कब किए जाते हैं? बिफोर डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड, जब हम डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले, ठीक है। और करी कैसे जाती है? These are done with the help of cost estimation model। तो कॉस्ट जो एस्टिमेट करते हैं हम कैसे करते हैं? कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल की हेल्प से करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्या होता है स्टैटिक और एक क्या होता है डायनेमिक। तो स्टैटिक मॉडल क्या होता है? When a model makes use of a single variable to calculate desired values, मतलब जो भी हमारी
टाइम, कॉस्ट, एफर्ट लग रहा है, इन सबको निकालने के लिए जब कोई मॉडल सिंगल वेरिएबल का यूज कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक मॉडल। लेकिन वहीं जब कोई मॉडल मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज कर रहा है इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट, टाइम, एफर्ट को, उसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिक मॉडल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, C इज इक्वल टू A L टू पावर B। यहाँ पे C क्या है, कॉस्ट, L क्या है, साइज, और A और B हमारी क्या है, कांस्टेंट। द की पैरामीटर दैट अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज साइज। तो मेन की पैरामीटर क्या है, कॉस्ट को अफेक्ट कर रहा है, वो है साइज। Therefore, this model is also known as size-based estimate model. इसलिए स्टैटिक मॉडल को हम साइज बेस्ड एस्टिमेट मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइज बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसकी इक्वेशन ऑफ या फिर फॉर्मूला हम कह सकते हैं, ये है एफर्ट इज इक्वल टू A स्टार साइज टू पावर B। ठीक है, तो एफर्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ साइज पे, तो A और B क्या है हमारे, कांस्टेंट। और साइज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ कोड। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी अलग कंसेप्ट है पढ़ा है कि साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो टेक्निक्स की हेल्प से करते हैं, एक तो लाइन ऑफ कोड की हेल्प से और दूसरा हमारा फंक्शनल पॉइंट की हेल्प से। लाइन ऑफ कोड क्या कहता है कि कितने किलो ऑफ लाइन एक प्रोग्राम के अंदर है। ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शनल पॉइंट में कितने फंक्शंस एक सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, ठीक है, परफॉर्म कराने। सो बी पार्ट में क्या है, साइज बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। वो था लार्ज प्रोजेक्ट की इक्वेशन, ये है स्मॉल प्रोजेक्ट की। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए एफर्ट क्या है, A स्टार साइज प्लस। ठीक है, और नेक्स्ट मल्टी वेरिएबल डायनेमिक मॉडल, ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जिसमें साइज, कॉस्ट, एफर्ट, टाइम कैलकुलेट करने के लिए वो मल्टी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा, मल्टी वेरिएबल्स का यूज कर रहा है, मल्टी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी वेरिएबल्स मॉडल। अगर ज्यादा मार्क्स आता है तो आगे आप कोकोमो मॉडल का एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहीं छोड़ के सेकंड एक्टिविटी जो है सॉफ्टवेयर प्लानिंग की, वो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। वो हमने यहाँ स्टार्ट करी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्लानिंग, सॉफ्टवेयर प्लानिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या है, साइज वाली कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, और सेकंड क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूल। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना, उसका एस्टिमेशन लगाना। प्रोजेक्ट शेड्यूल एस्टिमेशन इज द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, किसके बाद, कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद हमारी सेकेंड इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो है वो क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूल एस्टिमेशन। इसका मेन गोल क्या है, द मेन गोल ऑफ द शेड्यूल एस्टिमेशन इज टू फाइंड आउट द टोटल ड्यूरेशन, मतलब कि कितनी ड्यूरेशन हमें लगने वाली है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। The manpower and different resources have to be allocated according to fixed schedule। मतलब अगर हमें टाइमिंग पता होगी प्रॉपर, शेड्यूल पता होगा प्रॉपर कितना टाइम हमें लगने वाला है, तो हम मैन पावर भी उसी के अकॉर्डिंग हायर करेंगे ना। ठीक है, उतने ही पर्सन हायर करेंगे। ठीक है, मैन पावर मीन्स टीम, डेवलपमेंट टीम जो हमें हायर करनी है उसी के अकॉर्डिंग हायर करेंगे। उतने रिसोर्सेज उन टीम मेंबर्स के लिए अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, और ताकि हमें हमारा शेड्यूल जो है हम स्टार्टिंग में फिक्स कर सके इन सब चीजों के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बेसिकली क्या है, इसका मेन गोल क्या है कि हम एक शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, शेड्यूल किस वे में बनाते हैं कि इतना टाइम हमें लगने वाला है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इतनी मैन पावर और इतनी रिसोर्सेज हमें नीड होंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट शेड्यूल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज ईच प्रोजेक्ट रिक्वायर डिफरेंट टाइम्स टू फिनिश। प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं सबका टाइम फिनिश होने का अलग अलग होता है, किसी का भी सिमिलर नहीं होता। किसी प्रोजेक्ट को बनाने में 2 महीने लगे, किसी को 1 ईयर लग गया, किसी को 2 ईयर लग गया। सो दिस ऑल हैव डिफरेंट टाइम्स, not a single project depends on the other। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की एक्टिविटीज। मतलब एक्टिविटीज में क्या आता है बेसिकली कि अगर हमने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करनी है तो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, WBS। WBS में क्या होता है, A work breakdown structure is breaking down an entire problem into a logical set of tasks। मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना है,
किस लिए बनवा रहे हैं? उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, ठीक है, उन्हें अपना काम करने के लिए हेल्प करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही तो आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो ना उनको, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे टास्क में, उसको हम क्या बोलते हैं? WBS, ईच टास्क कैन बी स्प्लिट फर्दर। फिर उन छोटे छोटे टास्क को फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास गैंट चार्ट। गैंट चार्ट मेक्स यूज ऑफ बार चार्ट। गैंट चार्ट में क्या किया जाता है? बार चार्ट का यूज किया जाता है कि हम इन चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना इस मतलब ज्यादा इजी भी रहता है और मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करता है पर्सन को। ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंट विद बार अलोंग विद इट स्टार्टिंग डेट एंड एंड। तो जो भी एक्टिविटी बार में रिप्रेजेंट है वहां पे उसकी स्टार्टिंग डेट भी मेंशन होती है और एंडिंग डेट कि ये एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है, इस टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए, ये इसका शेड्यूल है एंड होने का, ठीक है। सो सेकंड है हमारे पास गैंट चार्ट। थर्ड है हमारे पास PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। PERT क्या है? इज अ वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग टाइम कॉस्ट वर्क इन ए प्रोजेक्ट। तो जितनी भी एक्टिविटीज है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार टाइम कॉस्ट और वर्क की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यही चीजें पहले से शेड्यूल करके चलनी है, ठीक है। Last one is CPM, critical path method. CPM is a method for finding the critical path of a project. कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा क्रिटिकल पाथ बेस्ट पॉसिबल पाथ जो हम फॉलो कर सकते हैं, जो पाथ हमारे लिए बेस्ट हो और पॉसिबल, ठीक है। लास्ट है इसमें थर्ड एक्टिविटी, फर्स्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, सेकंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड थर्ड वन इज टीम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टीम स्ट्रक्चर में क्या होता है? टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर इज नीडेड। टीम स्ट्रक्चर अब किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर। प्रोजेक्ट का नेचर, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, लार्ज है, स्मॉल है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? टीम को हायर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टीम का स्ट्रक्चर होगा, उसी के अकॉर्डिंग टीम का नेचर होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक से क्या मतलब है कि एक पर्सन की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना काम कर सकता है और किस पोजीशन पे, ओके। सो यहाँ पे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके, ठीक है। तो ये है हमारा टीम स्ट्रक्चर। 2 क्वेश्चन किया अभी तक, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है और 4 P's। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमने 3 एक्टिविटीज पढ़ी, कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, टीम स्ट्रक्चर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज explain COCOMO model. The most important question in the second unit is COCOMO model, okay. तो ये क्या है? एक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट कोकोमो से स्टार्ट नहीं करोगे, पहले ये बताओगे कि कॉस्ट एस्टिमेशन होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, देन आपको मल्टी वेरिएबल के बाद कोकोमो मॉडल को स्टार्ट करना है, बिकॉज इट एक्सपेंड्स योर लेंथ, ओके। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, दैट इज कोकोमो मॉडल फॉर एनी, आई थिंक ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रीड करने की नीड नहीं है। सो कॉस्ट एस्टिमेशन किस लिए यूज होता है? ताकि हम कॉस्ट का एस्टिमेशन स्टार्टिंग में ही लगा सकें, इनिशियल स्टेजेस पे, ठीक है, कि कितनी कॉस्ट इस सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारी लगने वाली है। तो इट इज फिजिबल और नॉट, हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाना फिजिबल है या नहीं है, क्या कस्टमर उतना अमाउंट हमें दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। फिर ये सॉफ्टवेयर कॉस्ट को एस्टिमेट कैसे करते हैं? मॉडल्स की हेल्प से करते हैं। मॉडल 2 टाइप के बताए थे, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में मैंने बताया था कि वो 1 वेरिएबल पे डिपेंड करता है कॉस्ट टाइम एफर्ट निकालने के लिए, और डायनामिक में मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। फिर स्टैटिक में हमने साइज बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए इक्वेशन पढ़ी और फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए इक्वेशन पढ़ी। देन हमने मल्टी वेरिएबल पढ़ा था, ठीक है। मल्टी वेरिएबल में और डायनामिक में क्या होता है? जो मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मल्टी वेरिएबल का ही मॉडल जो है ये है कोकोमो मॉडल। तो कोकोमो क्या है? मॉडल मल्टी वेरिएबल मॉडल ही है, ओके, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट कोकोमो मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल कोकोमो इंट्रोड्यूस किसने किया था? बैरी बोहम ने किया था। स्टैटिक मॉडल हैज ए मेजर ड्रॉबैक।
स्टैटिक मॉडल की कुछ मेजर ड्रॉबैक आ रही थी, ठीक है, that it does not take into consideration the various other parameters, क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड था तो वो दूसरे फैक्टर्स को देख नहीं रहा था जो कॉस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये उसकी मेजर ड्रॉबैक थी, इसलिए हम क्या लाए, मल्टी वेरिएबल मॉडल लाए, और मल्टी वेरिएबल में कोकोमो मॉडल ने इस स्टैटिक वाले की प्रॉब्लम को क्या करा, सॉल्व कर दिया। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोकोमो मल्टी वेरिएबल मॉडल टेक्स इनटू कंसीडरेशन, और ये कोकोमो मॉडल दूसरे फैक्टर्स को भी देख रहा है जो अफेक्ट कर रहे हैं साइज को या कॉस्ट को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कोकोमो को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उसके 3 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड सेमी डिटैच्ड एंड थर्ड वन इज एम्बेडेड। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, स्मॉल सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स इन विच स्मॉल टीम विद गुड एप्लीकेशन एक्सपीरियंस वर्क। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक में एक छोटा सॉफ्टवेयर या फिर सिंपल प्रोजेक्ट जिसकी हमें पहले से ही नॉलेज है, जो हमने पास्ट में क्रिएट कर रखा है, अगर हमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसमें जो हमें टीम मेंबर्स की नीड होती है, उनका एप्लीकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, बनाने का अच्छा होना चाहिए उन्हें एक्सपीरियंस, ठीक है। Development project can be considered of organic type if the project deals with developing a well understood application program. अगर हम कोई ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं जो सिंपल है, स्मॉल है, ठीक है, तो उसमें हम जो पर्सन्स, जो टीम है हमारी, वो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, ठीक है, पास्ट में वो ऐसे प्रोजेक्ट बना चुके हैं, और वो जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो वेल अंडरस्टूड है। अगर कोई हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं कोकोमो मॉडल की हेल्प से, ठीक है, तो वो कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, कोकोमो मॉडल का टाइप कौन सा टाइप आएगा, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, सेमी डिटैच्ड। सेमी डिटैच्ड में क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी कंसीडर्ड ऑफ सेमी डिटैच्ड टाइप अगर डेवलपमेंट जो है वो मिक्सचर कंटेन कर रही है, मीन्स जो स्टाफ है, पहले वाले में तो क्या था, एक्सपीरियंस था कि उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस है, बट इसमें जो स्टाफ है वो क्या है, एक्सपीरियंस भी है और अनएक्सपीरियंस भी है, ठीक है, मतलब दोनों टाइप का स्टाफ यहाँ पे है सेमी डिटैच्ड में, एक्सपीरियंस भी अनएक्सपीरियंस भी, ठीक है। टीम मेंबर्स में हैव लिमिटेड एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस भी कैसा हो सकता है, वहां पे तो अच्छा था, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस लिमिटेड भी हो सकता है, बट मे बी अनफेमिलियर विद सम एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। और कुछ मतलब ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी हो सकता है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले नॉलेज ना भी, ठीक है। तो इस टाइप्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेमी डिटैच्ड, क्योंकि इसमें दोनों टाइप्स के पर्सन इंक्लूड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बेडेड। एम्बेडेड में क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दैट मस्ट बी डेवलप्ड इन ए टाइट सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, मतलब जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे यही वाला आपको हार्डवेयर यूज करना है, ठीक है, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ये टीम है आपके पास, ठीक है, और कोई मेंबर आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो इस टाइप का जब कंस्ट्रेंट्स लगा दिए जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट जो का टाइप जो होता है वो होता है एम्बेडेड टाइप। फॉर एग्जांपल फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर फॉर एयरक्राफ्ट, जैसे इसमें बीप साउंड आती है, कुछ इशू वगैरह, रिस्क इशू वगैरह कुछ हो तो, ठीक है, इस टाइप का कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं अगर फिक्स कर दिए जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट का कौन सा टाइप होगा, एम्बेडेड टाइप। नेक्स्ट जो है, अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कोकोमो मॉडल की 3 स्टेजेस होते हैं। पहले हमने पढ़ा उसके टाइप क्या क्या होते हैं, अब वो 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉहम, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन शुड बी डन थ्रू 3 स्टेजेस। कॉस्ट एस्टिमेशन 3 स्टेजेस के द्वारा की जाती है। सबसे फर्स्ट बेसिक कोकोमो, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज कंप्लीट कोकोमो। तो बेसिक कोकोमो में क्या होता है, the basic COCOMO model gives an approximate estimate of the project parameters. Project parameters का क्या देता है ये, approximate parameter, ठीक है, मतलब कि
कंप्लीट एस्टिमेट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, अप्रोक्स एस्टिमेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट मींस मतलब ये प्रेडिक्ट करके दे रहा है, ठीक है, कि इतने एफर्ट लगेंगे तो इतने कॉस्ट लगेगी, इतने भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, अप्रोक्स बता रही है आपको, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है एफर्ट का इज A1 into KLOC टू पावर B PM। इसका मतलब क्या है, A1 is constant, KLOC is किलो लाइन ऑफ कोड। किलो लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या होता है, 1000 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। नेक्स्ट रेज टू पावर B, B क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, एंड PM का मतलब क्या है, यहाँ पे पर्सन पर मंथ, ओके, मतलब कि कितने पर्सन का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट टाइम कितना लग रहा है उसको बनाने में, B1 इंटू एफर्ट इंटू B2 मंथ्स, ये हम मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। B1 B2 क्या है, कांस्टेंट, ये फॉर्मूलाज हैं आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कोकोमो, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ बेसिक कोकोमो, ये जो है आपका है एक्सटेंशन है बेसिक कोकोमो मॉडल का। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल यूजेस 15 एडिशनल प्रेडिक्टर्स, ये इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल जो है ये 15 पैरामीटर्स ये या प्रेडिक्टर्स हम कह सकते हैं का यूज करके एस्टिमेट कॉस्ट को बताता है, ठीक है। कंसीडरिंग इट्स एनवायरनमेंट टू एस्टिमेट द वैल्यू एट कॉस्ट, मतलब उन 15 पैरामीटर्स का यूज करके उस एनवायरनमेंट में कॉस्ट या वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है। तो वो 15 पैरामीटर कौन से हैं वो आपको आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करने की नीड नहीं है, बट इफ यू वांट कंप्लीट कोकोमो, द कंप्लीट कोकोमो मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, मतलब ये बेसिक जो था वो इंटरमीडिएट जो था वो बेसिक का एक्सटेंशन है, और कंप्लीट जो है वो इंटरमीडिएट का एक्सटेंशन है। कंप्लीट कोकोमो मॉडल ये किसका एक्सटेंशन है, इंटरमीडिएट का। This model is a phase sensitive. It is used to calculate the amount of effort required to complete each phase. अब ये क्या है, phases पे डिपेंड करता है, कुछ phases है, कुछ मतलब जो हमने SDLC में पढ़े जो प्रोसेसेस हमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये मॉडल क्या है, उन पे डिपेंड कर रहा है, उन फेजेस पे डिपेंड कर रहा है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एफर्ट, ये अमाउंट ऑफ एफर्ट कैलकुलेट कर रहा है उन पे डिपेंड करके, ठीक है। तो कौन कौन से फेजेस पे ये डिपेंड कर रहा है, the phases we have already studied. First one, planning and requirement. Second, system design. Third, detail design. Fourth, module code and test. Fifth, integration and testing. Sixth one is cost constructive model. इन 6 phases पे डिपेंड कर रहा है, इन 6 phases के थ्रू ये प्रेडिक्ट करता है कि कितना टाइम और एफर्ट लगने वाला है। So this is all about COCOMO model. If you have any doubt, then ask me in the comment section. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर साइज मेजर। सो यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा था कॉस्ट एस्टिमेशन, अब हम साइज को कैसे मेजर करते हैं। सो प्रोजेक्ट साइज इज अ मेजर ऑफ प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप। तो मतलब प्रोजेक्ट का साइज ही हमें बताता है कि कितना टाइम और एफर्ट लगेगा उसको डेवलप करने के लिए। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो ज्यादा लगेगा, अगर छोटा है तो कम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, दो टेक्निक की हेल्प से करते हैं। फर्स्ट है लाइन ऑफ कोड, इसको हम LOC भी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड आर प्रेजेंट इन द सोर्स कोड। जो हमारा सोर्स कोड है कोडिंग के अंदर, कोडिंग फेज के अंदर जो हमारा सोर्स कोड है उसमें कितनी लाइंस ऑफ कोड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें हमें इंक्लूड करनी है और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, ये मैं बता दूं। सो जब हम लाइन ऑफ कोड को काउंट कर रहे हो, डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो इंक्लूड होगा, एक्चुअल कोडिंग जो है जिसमें लॉजिक वगैरह है, कंप्यूटेशन है, वो भी इंक्लूड होगा। लेकिन जो ब्लैंक लाइंस है, ठीक है, या फिर जो कमेंट लाइंस है, उनका कोई यूज नहीं होता है। वो हम अपनी रीडेबिलिटी के लिए यूज करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें पढ़े तो समझ में आ जाए कि ये वाला कोड हमने इसके लिए लिखा था, इस रीजन से लिखा था, इस फंक्शन के लिए लिखा था, ठीक है। तो उनका कोई यूज नहीं होता बेसिकली, वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी रीडेबिलिटी के लिए लिखते हैं। सो इसलिए हम ब्लैंक लाइंस को या कमेंट लाइंस को लाइन ऑफ कोड को काउंट करने में यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
इसके एडवांटेज क्या है? वेरी इजी टू काउंट, इसको हम इजिली काउंट कर सकते हैं, ठीक है, एंड कैलकुलेट फ्रॉम डेवलप्ड कोड, इजिली काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं डेवलप्ड कोड। अब डिसएडवांटेज क्या है? इन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में लाइन ऑफ कोड क्या होगी? डिफरेंट होगी, तो ये तो इशू हो जाएगा। अगर हम कोई सी में बना रहे हैं, सी प्लस प्लस में बना रहे हैं, जावा में बना रहे हैं, लाइन ऑफ कोड क्या होगी? डिफरेंट हो जाएंगी। सो ये मतलब सही नहीं है कि अलग अलग बार अलग अलग लाइन ऑफ कोड आ रही है। डिफरेंट प्रोग्रामर्स यूज डिफरेंट लॉजिक, किसी ने कुछ कोई लॉजिक लगाया, किसी प्रोग्रामर ने कोई लॉजिक लगाया, उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो भी हमें प्रोजेक्ट का साइज जो है पता नहीं, एस्टिमेशन जो है प्रॉपर पता नहीं चलेगा, तो हमें कॉस्ट और एफर्ट को प्रेडिक्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड आफ्टर दैट वी कैन मेजर। इसकी ये 3 डिसएडवांटेज क्या क्या है? फर्स्ट, लाइन ऑफ कोड डिफरेंट होगी हर एक लैंग्वेज में, लाइन ऑफ कोड डिफरेंट होगी हर एक प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग। और तीसरा ये कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रामिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा जब भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, पहले हम इनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये इसकी थोड़ी सी एडवांटेज भी थी और कुछ डिसएडवांटेज भी। सो इसीलिए यहाँ सेकंड वन आया फंक्शन पॉइंट। अब फंक्शन पॉइंट क्या कहता है? इट मेजर फंक्शनैलिटी। ये क्या कर रहा है? फंक्शनैलिटी को मेजर कर रहा है फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनैलिटी को मेजर करना, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट और एफर्ट को बता सकते हैं। इट मेजर द साइज बाय यूजिंग, तो ये साइज को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का यूज कर रहा है। वो पैरामीटर कौन से हैं? EI, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स, कितने नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनपुट स्ट्रीम या फिर टेबल्स वगैरह जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कितने नंबर्स में कितने हैं, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ आउटपुट निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल इंक्वायरीज कितनी है, यूजर जो इंक्वायरीज कर रहे हैं वो कितनी है, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, ठीक है, या फिर प्रॉम्प्ट इंटरप्ट कर वगैरह जो बीच में आ रहे हैं वो कितने अमाउंट में, ओके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंटरनल फाइल्स, कितने नंबर ऑफ इंटरनल फाइल्स या डाटाबेस की हेल्प से हम सोल्यूशन कैलकुलेट करके दे रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डाटाबेस की हमें नीड है जो हमारी क्वेरी आई उसको सॉल्व आउट करने के लिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस, जो शेयर डाटाबेस है, जो हम डाटा यूज कर रहे हैं वो किस किस यूजर के साथ शेयर्ड है, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल इंटरफेस शेयर डाटाबेस, ठीक है। सो ये सिस्टम है ILF, इंटरनल फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये डाटा क्या यूजर ने इंक्वायरी की, यूजर ने इनपुट दिया, उसको आउटपुट दे रहे हैं, कोई इंक्वायरी आई तो उसको आउटपुट दे रहे हैं, कोई अदर एप्लीकेशन इस फाइल सिस्टम को यूज करना चाह रही है तो यूज कर सकती है, ठीक है। सो इसमें क्या है? नेक्स्ट, एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट सॉफ्टवेयर डज। तो इसके अकॉर्डिंग, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, अगर हमें एफर्ट कैलकुलेट करनी है प्रोजेक्ट के साइज को अगर हमने एफर्ट को कैलकुलेट करना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये उस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, FP मेथड इज यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम या फिर बिजनेस सिस्टम लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट FP इज इक्वल टू काउंट टोटल स्टार means multiplication 0.65 plus 0.01 summation of fi, ठीक है। ये सब चीजें हैं क्या, एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, ये प्रॉपर फॉर्मूला, ये पूरा, ये किसका फॉर्मूला है? CAF का, कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें काउंट टोटल, जिसको हम UFP भी बोलते हैं, अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट, को कैलकुलेट करना है और फिर उसको CAF से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और CAF क्या है? बेसिकली ये चीज जो हमने यहाँ राइट डाउन किया, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल। फंक्शन पॉइंट का ही टॉपिक कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें ये है कि हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया हुआ है, जो वेटिंग फैक्टर है और जो CAF है वो क्या है? एवरेज है। ये कुछ वैल्यूज दी हुई है यूजर इनपुट की, यूजर आउटपुट की, यूजर इंक्वायरीज की, ठीक है। तो ये CAF की डिटर्मिनेशन दी हुई है कि हमें क्या बताया गया कि CAF जो है और वेटिंग फैक्टर क्या है? एवरेज है। तो अगर वो एवरेज है तो हम कितने नंबर यूज करेंगे? यहाँ से 3,
नो इन्फ्लुएंस आता तो 0 यूज करते, इंसिडेंटल आता तो 1 यूज करते, मॉडरेट के लिए 2, एवरेज है तो 3 यूज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको स्किप करो। नेक्स्ट, ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, या ये चीज तो आप ध्यान में भी रख सकते हो कि फंक्शन यूनिट जो है EIEO, ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेस, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, ये सब है। ठीक है, लो है तो वैल्यू कितनी है, एवरेज है तो वैल्यू कितनी है, हाई है तो वैल्यू कितनी है। वैसे ही क्वेश्चन में आता ही है मेंटी। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू, बट हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि वैल्यू क्या है, एवरेज, तो हमें इस वाली लाइन का ही यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि कम्प्लेक्सिटी फैक्टर क्या है, एवरेज। सो सबसे पहले हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, ये CF निकालना है ना, CF को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर UFP से। CF निकालने के लिए ये टर्म निकालनी है, ये टर्म निकालने के लिए हमें फंक्शन पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मतलब निकालना क्या है, F ही निकालना है, ये वाला। ओके, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो F की वैल्यू जो होती है वो होती है 14 इंटू स्केल। 14 इंटू स्केल का मतलब क्या है, स्केल मतलब यहाँ पे आपका 0 है, 1 है, 2 है, एवरेज है। ठीक है, एवरेज है तो एवरेज के अकॉर्डिंग स्केल क्या है हमारा 3, इसलिए हम 14 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 42। ठीक है, तो हम CF का फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट 0.65 प्लस 0.01 इंटू में F था, F की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आई 42। इसको कैलकुलेट करके हम CF निकाल देंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1.07। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, CF। ठीक है, क्योंकि फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, CF इंटू UFP। अब UFP कैसे निकालेंगे, UFP में भी मतलब हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि वेटिंग फैक्टर जो है वो भी क्या है, एवरेज। अब UFP हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, EI। ठीक है, EI क्या है, जो यूजर इनपुट है 50, लेकिन है क्या, एवरेज। तो 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से। ये भी मेंशन है क्वेश्चन में, ये भी मेंशन है कि एवरेज है। ठीक है, सो 50 को एवरेज वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट यूजर आउटपुट क्या है, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 35 को 4 से, प्लस 6 को 10 से, प्लस 4 को 7 से। ऐसे हम अपना UFP कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास UFP क्या आ जाएगा, 628। देन आप CF और UFP को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी फंक्शन पॉइंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई थिंक इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट देन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, किसी भी लैंग्वेज पे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। फंक्शन हर एक लैंग्वेज में मतलब सेम ही होंगे। अगर सॉफ्टवेयर बनाना यूजर ने कहा कि ये फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए, तो वो तो फंक्शनैलिटी उसको बना के देनी ही पड़ेगी ना प्रोग्रामर में। ये नहीं डिपेंड करता कि कौन सी लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं। कैन बी अप्लाइड इजिली इन SDLC, अप्लाई कर सकते हैं इजिली। ठीक है, और फंक्शन पॉइंट को हम काउंट कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में भी, कि ये फंक्शन रिक्वायर्ड है, उसको हम इजिली काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमें ये नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ही हमें LOC को काउंट करना है। ठीक है, फंक्शन पॉइंट को काउंट करना है। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, लॉट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, बहुत सारी जजमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तभी जाके हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस इस सॉफ्टवेयर में ऐड करने हैं। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है थोड़ा। ठीक है, सो ये था हमारा प्रोजेक्ट साइज मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 एक्टिविटीज, LOC, FP, फंक्शन पॉइंट और फंक्शन पॉइंट का एग्जाम्पल। क्लियर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिस्क मैनेजमेंट। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट और उसकी एक्टिविटीज। मतलब बाई चांस अगर कोई रिस्क आ जाता है, ठीक है, शेड्यूल स्लिपेज हो गया, कॉस्ट ओवररन हो गई, ठीक है, क्वालिटी डिक्रीज हो गई, तो हम उस रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इज द एरिया दैट ट्राइज टू इंश्योर द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर उस रिस्क का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कॉस्ट पे, क्वालिटी पे, शेड्यूल। ठीक है, और वो इफेक्ट कम से कम पड़े तो ज्यादा अच्छा है। Everyone involved in the software development process, चाहे वो मैनेजर,
तो जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे वो कस्टमर है, पार्टिसिपेट करते हैं रिस्क एनालिसिस में, ठीक है, और मैनेजमेंट में। बिकॉज ऑफ दिस रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नॉट ए सेपरेट एक्टिविटी। इसीलिए ही ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी कंसीडर की जाती है, कोई सेपरेट एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि रिस्क आ रहा है तो ये सभी मेंबर्स की वजह से आ रहा है, कोई एक सिंगल पर्सन का इसमें मतलब कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक किसी पर्सन की वजह से रिस्क आ रहा है, ठीक है, वो सबके मिले हुए सब हैं, सब टुगेदर वर्क कर रहे हैं और सबकी वजह से आ रहा है। सो इसीलिए क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ही एक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क मैनेजमेंट के? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क क्या है, एक प्लान बनाते हैं कि उस रिस्क को अवॉइड किया जा सके, अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कैसे उसको मिनिमल किया जा सके, ठीक है। इन्वॉल्व पर्सनल एट ऑल लेवल्स। पर्सनल क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मैनेजर, डेवलपर, डिबगर, डिजाइनर, ऑल दैट। ये जितने भी पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं, ऑल दीज आर पर्सनल। इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चांसेस, सक्सेस के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटीज। दो एक्टिविटीज होती है हमारे पास, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल। असेसमेंट भी 3 पार्ट में डिवाइड है, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइजेशन। नेक्स्ट है कंट्रोल, भी 3 पार्ट में डिवाइड है, प्लान, रिजोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहले है रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट की एक्टिविटी में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं? दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द रिस्क, उनको एनालाइज करना, देन उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि इस रिस्क की प्रायोरिटी कितनी है, उसकी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना, ठीक है। सो इसमें सबसे फर्स्ट इंक्लूड क्या होता है रिस्क असेसमेंट में? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि वो कौन से पार्ट में आ रहा है और किस रीजन से आ रहा है। ओके, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है रिस्क असेसमेंट के अंदर। रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट ऑफ कॉमन रिस्क एरियाज। तो आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है, आपको पता चल जाता है ये कॉमन पार्ट्स हैं जहाँ पे रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले उन्हीं पार्ट्स को चेक करना। नेक्स्ट अदर मेथड क्या है रिस्क मैनेजमेंट के? The other method of risk identification are decision driver analysis and decomposition. Decision driver analysis क्या होती है? Involves questioning, अगर कोई डिसीजन लिया गया है, ठीक है, if a decision has been driven by the factor, तो वो किसी ऐसे फैक्टर से लिया गया है जिसमें ना तो टेक्निकल टीम इंक्लूड हो रही है ना मैनेजमेंट, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% उस डिसीजन की वजह से रिस्क आ सकता है, क्योंकि ना तो उसमें टेक्निकल पर्सन इंक्लूड था ना ही मैनेजमेंट वाला, ठीक है, तो उसकी वजह से 99% क्या आ सकता है? रिस्क चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। डिकम्पोजिशन इम्प्लाइज ब्रेकिंग अ, डिकम्पोजिशन होता है क्या है? मतलब एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना ताकि हम उस पार्ट्स को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट मेथड उसका रिस्क असेसमेंट का। तो सेकंड है इसमें रिस्क एनालिसिस। पहले हमने क्या किया? रिस्क को आइडेंटिफाई किया, देन हम क्या कर रहे हैं? रिस्क को एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस मीन्स हमने इनपुट क्या दिए, ठीक है, क्या क्या फेजेस में इन्वॉल्व हुए और क्या आउटपुट हमारा निकल के आया। जो रिस्क आया उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कितनी है, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये अफेक्ट कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। रिस्क एनालिसिस डिफाइन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिस्क एंड उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। इनपुट टू द रिस्क एनालिसिस, क्या इनपुट दिया, ठीक है, आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन फेज एंड द आउटपुट ऑफ दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस, ठीक है। आउटपुट मतलब क्या निकल के आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कितनी है इसकी। अगर ज्यादा है तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अगर कम है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, और उसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। शेड्यूल ज्यादा जा रहा है अगर हम इसको सोल्व करना का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, या तो हो सकता है क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन में क्या होता है? हम एक टेबल बनाते हैं कि इस रिस्क की वजह से कम मिनिमल इफेक्ट पड़े हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। आफ्टर द प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइंड, एक बार हमने प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर लिया कि इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर रही है, तो हम टेबल बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम उसकी प्रायोरिटी को डिटरमाइन करते हैं कि इस ये रिस्क जो है इसकी प्रायोरिटी इतनी है, दूसरे की इतनी है, ठीक है। ये पहला रिस्क आया पर्सनल शॉर्ट सेल्स की वजह से, कम पर्सन थे, ठीक है,
उसकी वजह से ये रिस्क आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इसकी इतनी है और ये इतना इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आए साइज कम्प्लेक्सिटी की वजह से, इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी है और ये इतना इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से हमें ये पता चलता है कि हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आफ्टर ए रिस्क टेबल से हमें ये पता चल जाता है कि रिस्क की एक तरह से असेसमेंट हो जाती है। तो फिर बाद में हमें ये पता चल जाता है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि अगर ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है हमारे रिस्क को, तो एक ऐसा ब्रेक पॉइंट भी आ जाता है जहां हम ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ, अब इसको ठीक करना सही नहीं होगा, इससे अच्छा हम प्रोजेक्ट को दोबारा से री इंजीनियर कर देते हैं। ठीक है, तो एक ब्रेक पॉइंट कॉल्ड रेफरेंस लेवल इज डिसाइडेड फॉर ईच रिस्क। हर एक रिस्क के लिए एक ब्रेक पॉइंट या फिर रेफरेंस लेवल डिटरमाइन किया जाता है। इस स्टेज पे ये डिसाइड किया जाता है कि क्या हमें इस प्रोसेस को, इस प्रोजेक्ट को बनाना कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए, इसमें बहुत सारे रिस्क आ रहे हैं। नेक्स्ट है रिस्क कंट्रोल। बाय चांस अगर रिस्क आ रहा है तो उसको अब मतलब मिनिमम अवॉइड नहीं कर पा रहे, तो कैसे हम उसके इफेक्ट को मिनिमल कर सके, कैसे उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो कंट्रोलिंग के अंदर हमारे पास 3 एक्टिविटी आ रही हैं, वो है मैनेजमेंट प्लानिंग, risk resolution and risk monitoring. Management planning, the main purpose of risk management plan is to avoid the risk. या तो अवॉइड कर लो। It looks for different types of risks. कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कैसे हम उसको इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं रिड्यूस, अवॉइड कर सकते हैं तो 100% करेंगे। सेकेंड है रिस्क रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? इट इज द अप्रोच अप्लाइड टू सॉल्व द रिस्क। ये अप्रोच है जो अप्लाई की जाती है रिस्क को सॉल्व करने के लिए, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या होता है, मिनिमल हो जाए। क्या क्या अप्रोच होती है? बेंचमार्क्स, मतलब थोड़े थोड़े प्लानिंग के बाद चेक पॉइंट रखे जाते हैं जिसमें चेक किया जाता है कि कॉस्ट तो ज्यादा नहीं जा रही, शेड्यूल तो ओवररन नहीं हो रहा, स्टाफिंग, मतलब अगर हमारा स्टाफ अच्छा होगा, इतना ही ज्यादा अच्छा होगा कि एक्सपीरियंस स्टाफ है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट है रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क मॉनिटरिंग इज द एक्टिविटी ऑफ मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ वेरियस रिस्क, कि कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं, उनका स्टेटस मेजर करना, ठीक है, और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। Thank you all. Subscribe the channel, like the video and share it with your friends.